हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सबका यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा चलाई जा रही यूपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत मैं आज अपने इस 5 लेक्चर में जो 5वां लेक्चर मेरा है उसके अंतर्गत मैं 2019 में सीसेट प्रश्न पत्र में जो दिशा संबंधी प्रश्न अथवा जो ब्लड रिलेशन संबंधी प्रश्न आए हैं उन पर चर्चा करेंगे और उनको सॉल्व करने का जो सबसे ईजिएस्ट वे होगा, जो सबसे सिंपल मेथड होगा उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं जो दिशा संबंधी प्रश्न को समझने के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है जो किसी भी दिशा संबंधी प्रश्न को करने के लिए आवश्यक है वो है दिशा की समझ होना। मैं ये उम्मीद करता हूँ दिशा की समझ हम सबको बहुत पहले से होगी। ठीक है, मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्या होता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट जो डायरेक्शन हम कॉपी पे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन यही रिप्रेजेंट करते हैं हम हमेशा। ठीक है, और ये बात हमको ध्यान में रखनी कि जब भी दिशा संबंधी प्रश्न आएगा तो उसमें दो चीज़ पूछ सकते हैं। एक ये पूछ सकता है कि वो फाइनल किस दिशा में खड़ा है या फिर वो कितनी दूरी पर खड़ा है। ठीक है, यही दो प्रश्न आ सकते हैं। तो दिशा अगर पूछे तो हमको बताने के लिए दिशा पता होना चाहिए, दूरी पूछे तो हमको दूरी के लिए एक फॉर्मूला पाइथागोरस सूत्र जिसको कहते हैं वो, और जो दिशा है वो पता होना चाहिए, तभी हम पाइथागोरस सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरा कॉन्सेप्ट है लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रश्न में कभी कभी ये पूछ कहता है कि कोई व्यक्ति जो है खड़ा है और वो अपने दाएं तरफ मुड़ता है या फिर बाएं तरफ मुड़ता है। तो हमको ये बात समझनी है कि मानिए अगर कोई व्यक्ति ए है वो पूर्व दिशा में जा रहा था, ठीक है, और वो जाने के पश्चात वो दाएं तरफ मुड़ा, तो हमको पता होना चाहिए कि दायां कौन सा है। या अगर वो कहें बाएं तरफ मुड़ा तो हमें पता होना चाहिए कि बायां कौन सा जगह है। ठीक है, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है ये सब हम लोगों को सबको ही बचपन से पता होते हैं। ठीक है, तो इस बारे में बताने की ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, पाइथागोरस सूत्र जो है मुझे लगता है कि कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो, तो इस बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं कि पाइथागोरस सूत्र क्या होता है। ठीक है, पाइथागोरस सूत्र होता है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब कि एक एंगल 90 डिग्री का बना रहा हो यहाँ पर। ठीक है, उस त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण अर्थात ये डिस्टेंस जो सबसे लंबी डिस्टेंस होती है बीसी वाली, ठीक है, 90 डिग्री के सामने की जो रेखा होती है या जो भुजा होती है त्रिभुज की वो होती है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के समीशन के बराबर होती है। ठीक है, मुझे लगता है पाइथागोरस सूत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको आप लोग गूगल कर लीजिएगा। पाइथागोरस सूत्र बहुत सिंपल होता है और ये अगर फॉर्मूला याद रहे तो हम दूरी कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो हम सीधे प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। पिछले साल 2019 के प्रश्न पत्र में सीसेट में 2 प्रश्न आए थे दिशा संबंधी प्रश्नों को, तो हम लोग एक बार देखने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन क्या आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन था कि पी, क्यू और आर ये 3 नगर हैं, 3 सिटीज दी हुई हैं। ठीक है, पी और क्यू के बीच की दूरी जो है वो 60 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। क्यू जो है वो पी के, देखिए एक बात समझिएगा, जो पहले की 2 लाइनें मैं अभी तक ड्रॉ क्यों नहीं कर रहा हूँ किसी क्वेश्चंस के जो पढ़कर मैंने ड्रॉ नहीं किया कुछ भी, इसलिए नहीं किया क्योंकि दिशा के बारे में मुझे नहीं पता है कि पी किस डायरेक्शन में है, क्यू किस डायरेक्शन में, बस ये बीच की डिस्टेंस दी हुई है। तो अगर हमको ड्रॉ करते हैं कि पी, क्यू और आर का पोजीशन क्या होगा उसके लिए हमें दिशा का पता होना आवश्यक। तो अब देखिए नेक्स्ट लाइन में दिशा के बारे में बताया है। कह रहा है जो क्यू है वो पी के पश्चिम में है। तो पहले तो बना लेते हैं पी का कोई पोजीशन। ठीक है, अब इसका पश्चिम कौन सा होगा, तो पश्चिम होगा ये दिशा। ठीक है, हमको यह पता होनी चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है, ईस्ट इस डायरेक्शन में होता है और वेस्ट इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो कह रहा है जो क्यू है वो पी के पश्चिम में है। अब मान लेते हैं क्यू जो है यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, और आर जो है वो पी के दक्षिण में है। आर की पोजीशन क्या होगी, पी के दक्षिण में, दक्षिण मतलब ये पोजीशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कोई आर का पोजीशन। ठीक है, अब Q और R के बीच की दूरी पूछा है। Q और R के बीच की दूरी अर्थात ये दूरी पूछा हुआ है। देखिए दूरी कौन सी पूछा है क्वेश्चन में, ये जो दूरी है QR वाली, ये दूरी उसने क्वेश्चन में पूछा है। अब हमको पता क्या क्या है, तो क्वेश्चन ने पहले दिया था कि P और Q के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस जो होगी वो होगी 60 किलोमीटर। ठीक है, और P और R के बीच की दूरी कितनी है, ये दिया हुआ है 80 किलोमीटर। तो देखिए अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और कर्ण हमको निकालना है। तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो QR का फॉर्मूला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600। ठीक है, 80 का स्क्वायर 6400 और ये देखिए शायद 10,000 के आसपास आ गया ये। ठीक है,
अर्थात ये कितना हो गया, इसकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई 100। देखिए सारी जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी परफेक्ट स्क्वायर में दी, कोई दशमलव में कोई कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा है। यूपीएससी आपसे कैलकुलेशन नहीं कराना चाहता है, वो आपसे कैलकुलेटर वाला काम नहीं कराना चाहता है, वो आपके बस दिमाग चेक करना चाहता है कि आपको कितनी समझ है चीज़ों की। ठीक है, देखिए कितना सिंपल से, अब 60 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 60 और 64 का, अगर हम 60 और 80 का हमने स्क्वायर किया तो 100 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो कितना सिंपल है कैलकुलेशंस। अब देखिए आपका आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो सीसेट से घबराने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, सीसेट को हम लोगों को बस अभ्यास करते रहेंगे तो हम क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिशा संबंधी प्रश्न आया था 2019 में। ये प्रश्न थोड़ा टफ है, मैं टफ इसलिए कहूँगा कि आप देख सकते हैं, एक तो ये बहुत लंबा भी है। ठीक है, दूसरी बात इसने कई बार डायरेक्शन को दिया है। कंफ्यूज नहीं होना है हमको। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि सिंपल है, डायरेक्शन बनाते जाइए आप आंसर पे पहुँच जाएंगे। तो एक बार हम देखते हैं क्या है। कह रहा है ए अपने घर से प्रारंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए पहले एक बार डायग्राम बना देता हूँ कहीं पर। चलिए यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ। ठीक है, ए पूर्व की दिशा था, पूर्व की दिशा कौन सी हुई, देखिए पूर्व की दिशा ये हुई। ठीक है, हमको ये पता है। तो पूर्व की दिशा में जा करके 20 मीटर जाता है, मान लीजिए ये गया आपका 20 मीटर। अब मैं देखिए यहाँ पे डिस्टेंस साथ में लिख रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है जो बी उसका मित्र वहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर कौन मिलता है उससे, बी। यहाँ से शुरू हुआ था ए और यहाँ मिल गया उसको बी। अब ये दोनों उसी दिशा में 10 मीटर और साथ चलते हैं, तो 10 मीटर और साथ चलिए आप। ठीक है, अब कह रहा है कि ए जो है वो बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखिए जो ए का मुख होगा वो किस दिशा में होगा, इस दिशा में, पूर्व दिशा में। तो इसके लिए बायां कौन सा हुआ, बायां ये दिशा हुई, ये दिशा बाईं हुई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, समझ में आ ही रही होगी, मुझे लगता है, बिल्कुल भरोसा है आप लोगों पे समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ए बाईं ओर मुड़ गया जबकि बी दाहिनी ओर मुड़ा, तो ए का जो मुड़ना है वो इस डायरेक्शन में मुड़ा। अब एक बात समझिएगा, वे क्रमशः 2 मीटर और 8 मीटर चलते हैं। तो 2 मीटर कौन चलता है, ए। अब ये ए चला 2 मीटर, ठीक है, इस दिशा में, और बी कितना चला, 8 मीटर। तो बी को आप 8 मीटर चला दीजिए, बी चल गया, ये देखिए 8 मीटर। ठीक है, ये ए जा रहा है, ये जो है ए जा रहा है, और ये जा रहा है बी। ये दोनों अपनी दिशा यहाँ से चेंज कर लिए हैं। अब कह रहा है कि फिर बी जो है बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता है। अब देखिए बी का दिशा कौन सा है, बी का दिशा है ये। अब यहाँ से अगर ये बाईं ओर मुड़ेगा तो किस तरफ मुड़ेगा ये बताइए, तो बाईं ओर मुड़ेगा मतलब है इस दिशा में जाएगा। ठीक है, इस दिशा में कितना दूरी जाता है, तो 4 मीटर। देखिए दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 4 मीटर चलता है, जिसके बाद अपनी दाईं ओर 5 मीटर चलता है। अब इस दिशा में दाहिनी किस तरफ पड़ेगा, दाहिनी पड़ेगा आपका इस दिशा में। ठीक है, बस समझ में आ रही होगी। दाईं ओर चलकर 5 मीटर गया। ठीक है, देखिए ये प्रश्न कंफ्यूज नहीं होना, बहुत लंबा हो रहा है, लंबा इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा दिशा दे दिया है। आप ड्रॉ करते जाएंगे ना मेरे साथ, अगर फ्लुएंटली जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ चीज़ों को वैसे ड्रॉ करते जाएंगे। एक बार आप देखिए कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर आप उसको दोबारा ड्रॉ करिए क्वेश्चन को पढ़ करके। ठीक है, आपको ड्रॉ करना समझ में आ जाए कैसे ड्रॉ करते दिशा। अगर आप एक बार इस रेखा चित्र को ड्रॉ कर लेंगे तो आप डिस्टेंस बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये 5 मीटर चलकर अपने कार्यालय पहुंच गए। तो ये जो पोजीशन है, ये नीचे वाला जो पोजीशन आप देख सकते हैं, ये जो पोजीशन है ये बी का ऑफिस है। ठीक है, उसका कार्यालय है। अच्छा, अब ए जो था वो ए दाहिनी ओर मुड़ गया। अब ए 2 मीटर चला था यहाँ पर, अब इसके बाद ये दाहिनी ओर मुड़ गया अर्थात इस दिशा में, और 12 मीटर चलता है। तो 12 मीटर इसको चला दीजिए। ठीक है, ये चल गया 12 मीटर। ठीक है, और अपने कार्यालय पहुँच जाता था। ये जो है वो है ए का ऑफिस। अब क्वेश्चन है कि दोनों कार्यालयों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो ये जो डिस्टेंस होगी, इसको मैं रखिए कलर चेंज कर देता हूँ ज़रा कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है हमसे। ठीक है, ए ऑफिस और बी ऑफिस के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो पूछ रही है क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब समझिए ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल था, समकोण त्रिभुज हम निकाल लेते हैं इसमें कोई, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर निकाल लेंगे। अब समझिए ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है, ये वाला, ठीक है, ये त्रिभुज क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, परपेंडिकुलर गया हुआ है। अब अगर हम इस त्रिभुज की जो ये डिस्टेंस है, अर्थात ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है, अगर ये दो डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने लायक हो जाएंगे। अब समझिए
जो ये डिस्टेंस थी, ये वाली डिस्टेंस, वो 4 मीटर थी, ठीक है। अर्थात ये डिस्टेंस कितनी हुई, 4 मीटर। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी थी ये वाली, ये डिस्टेंस थी 12 मीटर। तो जो बची डिस्टेंस वो कितनी हुई, 8 मीटर। ये बात समझ में आ रही है। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारी 8 मीटर, ठीक है। अब हमको ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ये देखिए, ये 8 मीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर ये जो है ये वाली डिस्टेंस आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, ये 2 मीटर है, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है, ये नीचे वाली डिस्टेंस, ये है 5 मीटर, ठीक है। तो 8 2 10 और 5 15, तो ये हो गया 15 मीटर, ठीक है। अब हमको एक पता है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये डिस्टेंस दी हुई है 8 मीटर और ये डिस्टेंस दी हुई है 15 मीटर, और ये डिस्टेंस हमसे पूछा है ए बी डिस्टेंस, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम हम लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम फिर क्या कहता है, ए बी जो होगा वो अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आया, ये आ गया 64 और ये 225, ये आपका हो गया 289, अर्थात ये जो 17 का स्क्वायर होता है यहाँ तक, हाँ 17 का स्क्वायर होगा। आंसर आ गया बी, ठीक है। आपको समझ में आया क्वेश्चन। हो सकता है क्वेश्चन समझ में ना आया हो, या फिर हो सकता है मैंने बताने में, क्योंकि इतनी ज़्यादा दिशा है तो हो सकता है आपको इस बात में लेके कन्फ्यूज़न हुई हो। लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमने जो 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्वेश्चन सॉल्व करने के दिशा संबंधी, सबसे पहला क्या कि दिशा की समझ आपको होनी चाहिए। अगर आपको दिशा की समझ है क्वेश्चन में, आप कर लेंगे। दूसरी बात, दाएं और बाएं में कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी। दाएं और बाएं का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि आपको अपना दायां बायां नहीं देखना है, आपको देखना है कि जो व्यक्ति जो ट्रेवल कर रहा है क्वेश्चन में, वो व्यक्ति किस तरफ मुंह करके खड़ा है, और फिर उस तरफ अपने आप को खड़ा करके देखिए कि आपका दायां किस तरफ आता है और बायां किस तरफ आता है, ठीक है। अगर ये चीज़ आती है, फिर अगर आपसे दूरी पूछा है तो पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे हम। पाइथागोरस सूत्र सबसे सिंपल है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस सूत्र क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो 2 प्रश्न आए थे 2019 में दिशा संबंधी, ठीक है, उनको हमने कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था आज के लेक्चर में, वो था ब्लड रिलेशन क्वेश्चन करने का। तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन 2019 में एक प्रश्न आए थे। अच्छा, ये एक बात और समझिए, ये जो ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम है और जो डायरेक्शन प्रॉब्लम है, दिशा संबंधी प्रॉब्लम है, ये हर साल प्रश्न आते हैं, जरूर 2-3 प्रश्न तो जरूर आते हैं हर साल, ठीक है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट कर लेंगे क्लियर, तो आपके कुछ क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाएंगे सही। और दूसरी बात है, इसमें कोई मैथ नहीं लगाना है आपको, बस आपको दिमाग लगा करके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चन होते हैं, उनको सॉल्व करने की जो ट्रिक होती है, वो ट्रिक ये होती है कि हमको ब्लड रिलेशन ट्री फॉर्म करनी होती है। मतलब जो ब्लड रिलेशन का जो वृक्ष होता है, मतलब परिवार वृक्ष जिसको कहा जाता है, ठीक है, वो बनाना है हमको। अब देखिए बनाते कैसे, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट है या फिर हम कहें कि कुछ मेथड है जिनको हम याद कर लेते हैं अगर, ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को बहुत सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। पहला मेथड ये है कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, कि जितने सदस्य दिए हुए हैं, जितने मेंबर है, उसमें सबकी लिंग क्या क्या है या फिर किसका जेंडर हमको पता है, उसको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर हमको ये पता चले तो हम उसको एक साइड में नोट कर लीजिए कि इसमें पुरुष कौन कौन है और महिला कौन कौन है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आपको पता चल चुका है अगर कोई पुरुष है तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ, आप लोग चाहे तो आप कोई और तरीका देख सकते हैं, कि जो महिला है, ठीक है, जो महिला है जिसको हम लोग फीमेल कहते हैं, ठीक है, उसको एक ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करिए। जब वृक्ष बनाएंगे ना, जब परिवार वृक्ष बनाएंगे, ठीक है, ब्लड रिलेशन ट्री, तो उसको आप एक ट्रायंगल में बनाइए, ठीक है। और जब आप किसी पुरुष को अपने इस वृक्ष में दिखा रहे होंगे तो आप इसको गोले में दिखाइए, ठीक है, सर्कल में दिखाइए। ये बस एक सिंबल है जिनका मैं प्रयोग करता हूँ अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में। इससे क्वेश्चन क्या होता है ना, बहुत सिंपल बन जाता है, ठीक है। आपको बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा या कि पुरुष कौन है महिला कौन है, या फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जब हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमारा सेकंड काम होगा, पहला काम क्या था, लिंग की पहचान करना, जेंडर देखना सबका। दूसरा काम था पीढ़ी देखना, कि कौन किस पीढ़ी था, किस जनरेशन में। जैसे कि मान लीजिए कि दिया है कि ए और बी, ठीक है, ये माता पति पत्नी है, ठीक है, और इनके जो बच्चे हैं वो हैं सी और डी। तो ये हो गया एक जनरेशन, ये हो गया एक पीढ़ी, ठीक है, ये हो गई दूसरी पीढ़ी। अब दे रहा है कि डी जो है इसके 2 बच्चे हैं ई और एफ, तो ये हो गया हमारा थर्ड पीढ़ी। तो हमको ये बात पता करना है कि कौन किस पीढ़ी में
है। अगर हम ये बात देख लेते हैं कि कौन किस पीढ़ी में है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। पहला क्या हमको देखना है, पहला देखना है कि कौन किस जेंडर का है, दूसरा कौन देखना है कि कौन किस जनरेशन का था, किस पीढ़ी का है। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ सिंबल और प्रयोग करता हूँ अपने डायग्राम में। ठीक है, अगर डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तब, नहीं तो सिंपल तो हमको दिख जाता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड तो हम क्या यूज़ करते हैं कि अगर पति और पत्नी दिए हैं आपस में, ठीक है, हमें पता है कि ए और बी पति पत्नी है, तो इनके बीच में जो हम साइन यूज़ करेंगे वो इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर भाई बहन, ठीक है, या फिर भाई भाई या फिर बहन बहन, कुछ भी, मतलब एक सिबलिंग है, मतलब एक भाई बहन एक ही माता पिता की संतान है, तो इनके बीच में जो हम रेखा बनाएंगे उसको हम ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, ये हमको डायरेक्ट बता देगा क्वेश्चन में जब डायग्राम बनाएंगे कि हाँ ये भाई बहन थे, या फिर ये पति पत्नी थे इक्वल के साइन से। ठीक है, या फिर जो हम ये सर्कल बना रहे हैं ये पुरुष को बता रहा है, जो ट्रायंगल बना रहे हो महिला को बता रहा है। तो जो आप ट्री बनाएंगे ना, ट्री बनाने के बाद आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ब्लड रिलेशन ट्री का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो ट्री बनाने के तरीके को कितने सिंपली बना सकते हैं। अगर आप सिंपल से इस ट्री को बना लेते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम जो क्वेश्चन आया था 2019 में उस प्रश्न को एक बार देखते हैं। एक ही प्रश्न आया था। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं और अच्छे से ब्लड रिलेशन ट्री को फॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्वेश्चन पढ़ते क्या है कि परिवार में 7 सदस्य हैं। ठीक है, तो देखिए मैं डाटा को एक बार यहाँ पर लिखते जाता हूँ क्या क्या हमको पता है। पहली बात पता है कि जो सदस्य हैं वो हैं 7। ठीक है, ABCDEF और G, इनमें 3 महिलाएं हैं। अच्छा, हमको एक बात और पता चल गई है अभी, महिलाएं जो हैं, जो फीमेल हैं वो हैं 3। इस हिसाब से पुरुष कितने हो गए, पुरुष हो गए हमारे 4। ठीक है, जो G है वो विधवा है। अच्छा, विधवा कौन होगा, महिला होगी। इसका मतलब है कि महिला में हमको एक और पता चलेगा कि महिला जो है वो G है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात कह रहा है कि जो D है उसके पिता F है, तो पिता कौन हो सकता है, पुरुष। इसका मतलब है कि F जो है वो पुरुष है। ठीक है, अच्छा, D के बारे में देखिए मैं कुछ पता नहीं है। D लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए D के बारे में आइडिया नहीं। F के बारे में आइडिया चलेगा कि पिता था। अच्छा, अब आगे पढ़ते कह रहे B और D एक ही माता पिता की संतान है। अब संतान है तो ये भी नहीं पता है कि B और D पुत्र हैं कि पुत्री हैं। ठीक है, तो हम अभी ये जेंडर नहीं बता सकते इनका। आगे पढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं कि जो A है वो B की पुत्री है, तो पुत्री तो महिला हुई, इसका मतलब A जो है वो क्या हुई, वो महिला हो गई। ठीक है, C, अच्छा देखिए B के बारे में हमको नहीं पता है, B माँ भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, तो B के बारे में हमको नहीं पता है। दूसरी बात C जो है वो B का रिश्ते में चचेरा में मेरा मौसेरा भाई है अथवा बहन है, तो इसके बारे में जेंडर नहीं पता था। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा था, जो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच होगा क्या होगा, सबसे पहले हम लिंग पता करेंगे कितने हैं, कौन किस लिंग का है। तो देखिए हमको यही 3 लिंग पता चल पाए अभी तक, तो हमने इसको लिख दिया। अब आगे हमारा काम क्या होता है, जनरेशन बनाना, ये कौन किस पीढ़ी में है। तो इसको मैं बनाने का, अब देखिए मैं यहाँ से ब्लड रिलेशन ट्री फॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कैसे बनता है। ठीक है, कह रहा है D के पिता हैं F, तो पहले तो आप ये समझ लीजिए जो F है उसका जो बच्चा है वो है D। अच्छा, F के बारे में कोई बात और पता है कि ये पुरुष है। ठीक है, अच्छा, अब जो G है वो D के पिता F की भाभी है अथवा साली है। ये मतलब समझिए जो G थी वो F के ही जनरेशन में, उसकी साली है तो भाभी, मतलब भाई की पत्नी हो सकती है या फिर बहन के रिश्ते में हो सकती है, लेकिन जो भी होगी वो सेम जनरेशन के होंगे, सेम पीढ़ी के होंगे। इनके बारे में हमको पता है कि ये भाई बहन हो सकते हैं या फिर एक पीढ़ी के हैं, तो मैं इनको ऐसे दर्शा रहा हूँ, देखिए G। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपकी महिला, तो मैंने इसको बना दिया महिला। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए, B और D एक ही माता पिता की संतान है। तो देखिए D के पिता थे F, तो B के भी ऑब्वियसली फिर पिता हुए F। ठीक है, तो जो B हुए, B और D भाई बहन हुए आपस में, ये बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, मतलब कि A जो है वो B की पुत्री है, A जो है वो B की पुत्री है। अभी समझिएगा B की पुत्री है, तो देखिए 3 जनरेशन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये पहला जनरेशन, ठीक है, ये दूसरा जनरेशन और ये तीसरा जनरेशन। तो जनरेशन हमको बनाने से
मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्रोच इतनी सिंपल हो जाती है कि आपको सीधे से दिखने लगता है कि हाँ कौन किस पीढ़ी से बिलोंग कर रहा है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है आगे। ठीक है, अब क्या है, जो सी है वो बी का रिश्ते में भाई है, चचेरा है तो मौसेरा जो भी है, सी बी का रिश्ते में भाई है, तो सी जो है वो इस पीढ़ी में ही है, लेकिन अब कौन है हमको ये नहीं पता है। ठीक है, हो सकता है जी का बेटा हो या फिर समथिंग जो भी हो, हमको नहीं पता है इस बारे में भी। ठीक है, अच्छा हमको एक और की जेंडर पता है, एक जेंडर पता है कि वो महिला है। ठीक है, अब एक बात समझिए क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में ये समझिए जो कि जी जो विधवा है तो इसका जो पति होगा वो परिवार का सदस्य नहीं होगा क्योंकि ये तो मर चुका है। ठीक है, तो जो 7 सदस्य होंगे ABCDEFG उनमें ये नहीं शामिल होगा। ठीक, अब F पिता है तो F की कोई पत्नी तो होनी चाहिए क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, तो मतलब पत्नी कोई तो होगी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि एक परिवार में संयुक्त परिवार है इन लोगों का। ठीक, अब D और B जो हैं वो इन दोनों के पुत्र होंगे, मतलब ये दोनों आपस में मिलके, ठीक है, इनके पुत्र होंगे, संतान होंगे D और B। ठीक, तो अब देखिए हमारे पास कौन नहीं अवेलेबल है, पूछ रहा है ई कौन है, ई कौन हो सकता है, ये बात एक बार समझने का प्रयास करिए। तो ई जो हो सकता है वो एफ की पत्नी हो सकती है क्योंकि उसके बारे में जानकारी हमारे पास नहीं है अभी तक। ठीक है, और ई की पत्नी कोई होगी। और देखिए हमारे पास एक बात और समझिए, महिला जो थी वो कुल 3 महिलाएं थी, 2 महिला हमको पता था, 1 महिला बची तो वो हो गई महिला हमारी ई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, ई के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, ई के बारे में बताना। तो देखिए ई कौन हो सकता है, एफ की पत्नी, तो एफ की पत्नी सही बात है, ये स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है कि ए की दादी अथवा नानी, तो ए की दादी अथवा नानी, ये भी सही बात है। ठीक है, सी की चाची मामी मौसी बुआ, सी की चाची मामी मौसी और बुआ, तो ये भी हो सकता है, ये भी सही बात है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 2 3, तीनों सही हो गए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं प्रश्न सिंपल था। ठीक है, हाँ ब्लड रिलेशन ट्री को फॉर्म करने में हो सकता समस्या आए आप लोगों को। ठीक है, बट उसके लिए क्या है कि अगर आप 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एक बार ऐसे, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हाँ, जो मैंने ट्रिक बताया था अभी, ये ज़्यादा ट्रिक्स थे, इनको आप नोट कर सकते हैं या फिर इनको आप याद कर सकते हैं या फिर अपने नए तरीक़ों को बना करके आप क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर सीसेट में हमको अच्छे से नंबर स्कोर करना है, पासिंग मार्क स्कोर करनी है, तो उसके लिए हमको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, समय नज़दीक आ रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है, तो आप आज का जो हमारा लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और धन्यवाद।